सम्माननीय सज्जनों, जैसा कि आपको बतलाया गया कि ये जो इस समय माननीय श्री अमर जी एरी का कार्यक्रम था, जिनके स्थान पर मैं बोल रहा हूँ, किसी कारण से वह नहीं आ पाए, तो जैसे गाड़ी में एक स्पेयर पार्ट होता है उसकी जगह उसको फिट कर दिया जाता है, तो उसका काम वो मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं कोई व्याख्यान या प्रवचन या भाषण नहीं दे रहा हूँ। वो तो थोड़ा सा भाई विश्रुत जी ने कहा कि काफ़ी लंबे समय से एज के हिसाब से कई एक लोगों को आपने देखा है, आर्य समाज से संबंधित कई विद्वानों को, कई सन्यासियों को, कई दूसरे आर्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, तो उनके एक आध के किसी के संबंध में कोई संस्मरण सुना देना, क्योंकि एज के हिसाब से उतना कोई बोलने का या कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरी भी वैसे काफ़ी आयु हो गई इस समय। अब 10 अगस्त को ये जो आने वाला 10 अगस्त है 88 शुरू हो जाएगा, तो इसलिए कोई ज़्यादा उसकी बात नहीं है। लगभग 67 साल से आर्य समाज का ही काम, मैंने आर्य समाज की सिवा एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी और कोई काम नहीं किया, केवल आर्य समाज ही रहा। और जैसे कई बार कह देते थोड़ा सा परिचय दे देना, तो परिचय या मेरा ये भी सौभाग्य है कि मेरा जो जन्म हुआ मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, और उस परिवार में हुआ कि स्वाधीनता आंदोलन में जिसका बड़ा भारी योगदान रहा है। मेरे पिताजी कई वर्ष स्वाधीनता आंदोलन में जेल रहे, और जेल में जाकर के वे 2.5 महीने तन्हाई बंद रहे। 28 दिन उनको फांसी की कोठरी के अंदर रखा गया। ये सब आर्य समाज की कृपा थी, आर्य समाज का प्रभाव था, तो इसलिए ये सौभाग्य की बात है। तो थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये आप जानते हैं कि आर्य समाज का इतिहास बड़ा उज्जवल इतिहास, और जिस दृष्टिकोण को लेकर के, जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर के महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना की थी कि आर्य समाज के माध्यम से देश देशांतर, द्वीप द्वीपांतर के अंदर वैदिक सिद्धांतों का, वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार हो, क्योंकि वेद परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी है जो निर्भ्रांत है, जिसमें किसी भी प्रकार की किसी मात्रा का भी दोष नहीं हो सकता है। तो ऐसी जो निर्भ्रांत वाणी है परमपिता परमात्मा की, जिसमें प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश है और हर प्रकार की विद्या का वर्णन किया गया है, तो जब तक उस पवित्र वाणी का प्रचार और प्रसार भूमंडल के अंदर नहीं होगा, तब तक संसार का कल्याण नहीं हो सकता। तो इसी उद्देश्य को लेकर के महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने 10 अप्रैल 1875 में शनिवार के दिन गिरगांव मोहल्ले में सायंकाल के समय माणिक चंद्र जी के बागीचे में आर्य समाज की स्थापना की। और उसके पश्चात आप उसमें जाने की आवश्यकता नहीं कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ऋषि ध्यान से लेकर के और उसके बहुत समय बाद तक, लंबे काल तक आर्य समाज को जो संघर्ष करना पड़ा, आर्य समाज को जो कार्य करना पड़ा, और जिस प्रकार की बाधाएं और संकट उन काम करने वाले के मार्ग में आई, अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो अपने रास्ते को छोड़ देता। कैसे कैसी घटनाएं कई एक व्यक्तियों के जीवन की ऐसी है जिनके ऊपर आर्य समाज का रंग था, और वो जब आर्य समाज के रंग में रंग गए विद्यार्थी काल से ही, उस समय से जो उन्होंने वैदिक सिद्धांतों के संबंध में प्रचार करना शुरू किया, विद्यार्थी काल से ही, फिर स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया, और बड़े से बड़े पद पर जा करके अपने सिद्धांत से विचलित नहीं हुए। 1-2 घटना मैं सुनाता हूँ देश के प्रतिष्ठित राजनीतिक नेता के लिए। आप सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो आर्य समाजी थे, और क्योंकि मैं उनके संपर्क में रहा, काफ़ी कुछ उनको जाना और समझा। चौधरी चरण सिंह जी, उनके जीवन की घटना है कि जिस समय वो आगरा कॉलेज के अंदर पढ़ते थे,
ऋषि दयान के सत्यार्थ प्रकाश को विद्यार्थी काल में ही पढ़ा, महर्षि दयान के जीवन चरित्र को पढ़ा और पढ़ कर के पूरा प्रभाव उनके ऊपर उनका हो गया। और उस काल के अंतर्गत मेरे आगरा कॉलेज के अंदर विद्यार्थियों के भी इसमें रह कर के वो ये प्रचार किया करते थे, भाई किसी से छुड़ाई बढ़ाई का वो बर्ताव नहीं करना चाहिए, छूत छात को नहीं मारना चाहिए, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ये सब एक समान है, मनुष्य जाति एक समान है, ऐसे सब वो करते। तो जब इस प्रकार की चर्चा चलती थी तो वहाँ पर एक बार कुछ उनके साथियों ने कहा कि आप कहते ही या करते भी हम तो तब जाने जो यहाँ पर स्वीपर आता है, भंगी आता है, उसके घर का खाना खाने। उस समय के लिए बड़ी कठिन बात थी कि तब हमें पता लगेगा। उन्होंने कहा ठीक। और उसी समय जो वहाँ पर स्वीपर आता था, जिस समय वो अगले दिन सफाई करने के लिए आया, उससे कहा कि आज दोपहर को अपने घर से खाना बना करके लाना मेरे लिए। वो पहले तो बड़ा वो हुआ, लेकिन कहा कि अब मैं कहता हूँ मेरे लिए खाना बना करके लाना। वो अगले दिन खाना बना करके लाया और उन्होंने खाया, और उसका परिणाम यह है जब भंगी के हाथ का खाना उन्होंने खाया तो सब कोहराम मच गया। और उनके लिए ये किया गया क्योंकि इसने एक स्वीपर के हाथ का खाना खाया, भंगी के हाथ का खाना खाया, इसलिए मैस में बैठा करके जहाँ सब भोजन करते हैं या इनको भोजन नहीं दिया जाएगा, इसका बहिष्कार किया जाएगा। इसलिए जब तक वो वहाँ पर पढ़ते रहे तब तक अंदर में मैस में बैठ करके उनको खाने की इजाज़त नहीं थी, बाहर बिठा करके खाना दिया जाता था, लेकिन वो अपने रास्ते से विचलित नहीं हुए। ऐसा प्रभाव। इसलिए वो हमेशा अपने जीवन में अलग कई लोगों ने भ्रांतियाँ भी पैदा की, पर जात बिरादरीवाद के विरुद्ध, छुआछूत के विरुद्ध और जो इस प्रकार की चीज़ें हमेशा संघर्ष करते रहे। और दूसरे ये कि किसी प्रकार के पाखंड में अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, डट करके खंडन करते रहे। एक बार की बात है 1969 में, जिस समय काशी के अंदर शास्त्रार्थ शताब्दी मनाई गई, आर्य समाज के जितने भी नेता थे, पंडित नरेंद्र जी, प्रकाशवीर शास्त्री, शिव कुमार शास्त्री, जितने नेता थे मंच पर बैठे हुए थे, दिसंबर की बात थी। तो उस समय उस शताब्दी का उद्घाटन करने के लिए, शास्त्रार्थ शताब्दी का, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे, उनको बुलाया और वहाँ पर लगभग 1.5 और पौने 2 घंटा वो ऋषि दयान और आर्य समाज पर बोलते रहे। और कुछ ऐसी घटनाएं, क्योंकि ऋषि दयान के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, ऋषि दयान पर जब बोलते थे तो बोलते बोलते वो विह्वल हो जाते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे। तो कोई ऐसा प्रसंग ऋषि दयान के संबंध में उन्होंने रखा कि बोलते बोलते रोने लगे और पंडित नरेंद्र जी और शिव कुमार शास्त्री, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए, इतने भावुक थे ऋषि दयान। फिर सिद्धांत तो कैसे पक्के थे। जिस समय वो भारत के गृह मंत्री थे, तो गृह मंत्री रहते हुए, आप लोगों को शायद किसी को पता होगा, जानकारी होगी, उसी समय रहते हुए जब भारत के गृह मंत्री थे, वो परोपकारिणी सभा के भी प्रधान थे। उन्होंने मना किया, लेकिन श्रीकरण जी शारदा, वो मंत्री थे परोपकारिणी सभा के और वो पार्लियामेंट के मेंबर भी थे अजमेर से। तो उन्होंने चौधरी साहब से कहा कि आप परोपकारिणी सभा के प्रधान बन जाएं। तो उन्होंने कहा, देश की गाड़ी का पहिया लाइन से उतरा हुआ है, मेरे पास 1 मिनट का समय नहीं, मुझे सारा समय इसमें लगाना है, इसको लाइन पर लाने के लिए। लेकिन वो नहीं माने कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि यदि आपको बनाना ही है तो नाम के लिए बना दो, उस समय मेरे पास नहीं है। तो 2 साल परोपकारिणी सभा के वो प्रधान रहे और गृह मंत्री थे। घटना है, इलाहाबाद के अंदर गंगा का पुल बना और जब गंगा का पुल बना तो उनको उद्घाटन के लिए बुलाया गया। उद्घाटन करने के लिए वो जब गंगा के पुल पर पहुँचे और वहाँ पर जा कर के पंडित पुजारी खड़े हुए, पूजा का थाल हाथ में लिए हुए हैं, और वो जब पास में गए वहाँ पर, तो उन पुजारियों ने, पंडितों ने कहा कि आप बैठिए, आपके द्वारा पूजा कराई जाएगी। तो उन्होंने कहा ठहरो, अभी पूजा नहीं। और जो उनके साथ व्यक्ति थे उनसे कहा यहाँ आर्य समाज में जाओ, और आर्य समाज का जो पुरोहित हो, पंडित और आर्य समाज के कोई अधिकारी मिले हुए और सारा यज्ञ का सामान लेकर के वहाँ यहाँ पर है। दीनानाथ जी शास्त्री जो कि अमेठी के अंदर रहते हैं अब भी, और स्वामी सत्य प्रकाश जी की बड़ी सेवा की, वो भी उस समय थे। तो दीनानाथ जी और ये कई एक व्यक्ति आर्य समाज के सारा सामान लेकर के यज्ञ का, और वहाँ पर गंगा के पुल पर बैठ कर के पहले उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के प्रसाद का उद्घाटन करूँगा, मतलब पूजा पाठ। दूसरी घटना,
जिस समय वो भारत के प्रधानमंत्री थे तो अमरकंटक में गए, वो वहाँ एक कार्यक्रम था उनका। जब अमरकंटक में गए तो वहाँ के जो कलेक्टर थे उस समय, ये जो अजीत जोगी है ये कलेक्टर थे उस समय के, उन्होंने बतलाया कि उनसे जब बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी कोई बड़ा नेता आता है, इंदिरा गांधी भी यहाँ पर आई, दूसरे भी आए, वो यहाँ का जो मंदिर है वहाँ पर ज़रूर जाते हैं, तो आप भी चलेंगे? तो उन्होंने अजीत जोगी से पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? कि मेरी तो कोई इच्छा का सवाल नहीं, लेकिन जाते हैं सब लोग। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप भी जरा एक बार हो आए यहाँ पे। तो कहने से मंदिर के दरवाजे तक तो चले गए वैसे बाहर से देखने के लिए, लेकिन जब पंडित पुजारियों ने उनसे कहा कि अंदर चल करके आप अंदर चलें, कि किस लिए? कि आपको बिठा करके पूजा करानी है। तो अजीत जोगी से कहते कि मैंने पहले कहा था मैं ये काम नहीं, मैं आर्य समाजी हूँ, मैं ऋषिदान का अनुयायी, मैं ये काम नहीं कर सकता, इसी में गनीमत समझो मैं यहाँ तक आ गया। तो मतलब वो इस प्रकार के जो प्रारंभ की जो आर्य समाज की और भी कई एक संस्मरण है। तो इसी तरह से उस समय न कोई भेदभाव की भावना होती थी, किसी प्रकार का व्यवहार ऐसा नहीं होता था। आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान पंडित गंगा प्रसाद जी चीफ जस्टिस, उनके जीवन की घटना है। पंडित गंगा प्रसाद चीफ जस्टिस जिन्होंने धर्म का आदि स्रोत पुस्तक लिखी है, फाउंटेन हेड ऑफ रिलीजन, तो उनके जीवन की घटना है। वो चीफ जस्टिस थे, टिहरी के अंदर चीफ जस्टिस थे, आर्य समाज में वहाँ पर था। तो उनका नियम था कि जिस भी नगर में वो रहते थे आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में जाते थे, नियमित रूप से परिवार को लेकर के जाते थे। एक बार की बात है, उनके कोर्ट उनके यहाँ जो एक चपरासी था, वो चपरासी भी आर्य समाज का सदस्य था। तो उस चपरासी ने अपने घर के अंदर यज्ञ का कार्यक्रम रखा और जितने आर्य समाज के लोग वहाँ पर थे सबको आमंत्रित किया। प्रातःकाल मान लिया 8 बजे का समय था। गंगा प्रसाद जी चीफ जस्टिस यज्ञ के आरंभ होने से आध घंटा पहले पहुँच गए और आध घंटा पहले पहुँच करके दरी बिछाना शुरू कर दिया, सफाई करनी शुरू कर दी, यज्ञ के पात्र लगाने शुरू कर दिए, उनकी सफाई शुरू किया। दूसरे व्यक्ति आए और जब उन्होंने देखा कि पंडित वो गंगा प्रसाद जी चीफ जस्टिस दरियाँ बिछा रहे हैं, उनको देख करके आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा जस्टिस साहब आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या बुरा काम कर रहा हूँ? कि नहीं बुरा, ये तो आपका चपरासी है। तो गंगा प्रसाद चीफ जस्टिस कहते हैं ये चपरासी जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ पर चपरासी है। जैसा आर्य समाज का सदस्य मैं हूँ ऐसे ही आर्य समाज का सदस्य ये है, इसलिए मेरे में इसमें कोई अंतर नहीं है। ये इस प्रकार की। और ये गंगा प्रसाद चीफ जस्टिस भी जो एक व्यक्ति थे विष्णु शरण दुबलिस, वो आर्य समाज के थे और क्रांतिकारी थे। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमोहन नाथ गुप्त, विष्णु शरण दुबलिस, यह ग्रुप था सारा का सारा, जिन्होंने काकोरी कांड किया था, उसको केस को उठा था। तो और ये सारे के सारे थे, ये पूरा ग्रुप था क्रांतिकारियों का। तो जब ये पकड़े गए थे इनको भी आजीवन कारावास काला पानी का हो गया था। उसके बाद 14 साल के बाद ये छूट करके आए थे। आर्य समाजी परिवार के थे। मैं तो बहुत जाता था, मेरे घर पर हमारे घर पर सब आते रहते थे। दुबलिस जी के पास जा कर के कई कई दिन रहता था। तो दुबलिस जी की बहन गंगा प्रसाद चीफ जस्टिस के भाई से ब्याही थी, वो भी मैंने देखी, उनके भांजे को देखा। तो इसी तरह से ऐसे व्यक्ति कैसा कैसा प्रभाव होता था। गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर का उत्सव था और दीक्षांत भाषण देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को वहाँ पर बुलाया गया, प्रधानमंत्री थे। तो जब उनको बुलाया गया तो वहाँ पर उनका दीक्षांत भाषण देने से पहले, क्योंकि प्रकाशवीर सिंह शास्त्री पार्लियामेंट के मेंबर बन गए थे, और तो उनको जवाहरलाल जी को बुलाया गया। तो जवाहरलाल जी जब दीक्षांत भाषण देने से पहले प्रकाशवीर जी संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो नव स्नातक हैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए जहाँ और लोग हैं सन्यासी मंडल की ओर से, जो इस समय जितने सन्यासी यहाँ पर विद्यमान हैं उनमें जो सर्वोच्च सन्यासी सबकी ओर से स्वामी अभेदानंद जी महाराज आशीर्वाद देंगे। स्वामी अभेदानंद जी महाराज माइक पर जा करके आशीर्वाद दिया और अपनी बातें जो कहनी थी वो कही, और वो कहने के पश्चात आकर के अपनी जगह बैठ गए। जवाहरलाल जी बड़ी गौर से देख रहे थे। जिस समय जवाहरलाल जी माइक की तरफ को जाने लगे, मैंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा
तो जहाँ पर स्वामी अभेदानंद जी बैठे हुए थे उनके पास जाकर के खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, ये जो शक्ल है ये कुछ जानी पहचानी लगती है। तो स्वामी अभेदानंद जी जैसे उनकी बिहारी टोन थी, उन्होंने कहा है न, तो क्या नाम? तो उन्होंने कह दिया कि अभेदानंद है। अभेदानंद के नाम से समझ में नहीं है कि नहीं कुछ और। उन्होंने कहा वेदव्रत। जब वेदव्रत कहा तो जवाहरलाल जी ने कोली भर ली, जफ्फी भर ली और कहा कि नाम भी बदल दिया और वेश भी, कपड़े भी बदल दिए। तो इस ढंग से कहते हैं अभेदानंद, कितनी आत्मीयता और कैसे अपना प्रभाव था। अरे दोनों ने बदलते हैं, संन्यास के अंदर नाम भी बदलता है, वेश भी बदलता है। वो घटना देखी। उसके पश्चात जवाहरलाल जी, क्योंकि नरदेव शास्त्री भी तीर्थ थे, वो भी पुराने व्यक्ति थे और वो भी जवाहरलाल जी के साथ जेल में रहे थे, बिठा करके टाट पर बिछा करके जवाहरलाल जी को भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात जवाहरलाल जी खड़े भी हैं, नरदेव शास्त्री भी तीर्थ खड़े भी हैं और अभेदानंद जी भी हैं और दूसरे लोग खड़े हैं। जवाहरलाल जी की आदत ये थी कि खाना खाने के बाद वो एक सिगरेट पीते थे। उनका जो सेवक था उनके साथ था, तो उसने सिगरेट सुलगा करके उनके जवाहरलाल जी के हाथ में दी। जब जवाहरलाल जी के हाथ में सिगरेट दी तो जवाहरलाल जी ने पकड़ ली, ध्यान नहीं उनका। जब जवाहरलाल जी ने सिगरेट पकड़ी तो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ कहते, क्योंकि साथी थे पुराने, आयु में भी थोड़े बड़े थे, कहते क्या करते हो जवाहरलाल जी? इसी ढंग से कहा, क्या करते हो जवाहरलाल? कि क्या बात, कि कहाँ पर आए हो? गुरुकुल में हो, गुरुकुल में सिगरेट। उसी समय उन्होंने सिगरेट को बुझा दिया और क्षमा मांगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आर्य समाज के जो व्यक्तित्व थे उस समय के प्रारंभ से लेकर के महर्षि ध्यान के पश्चात की पीढ़ी को देखें, उसके पश्चात की पीढ़ी को देखें। मैंने आर्य समाज के उस समय के सन्यासियों को देखा, उस समय के विद्वानों को देखा, आर्य समाज के जो अधिकारी स्वामी ध्रुवानंद जी महाराज, सार्वदेशिक के प्रधान बाबू पूर्णचंद जी एडवोकेट 1962 में सार्वदेशिक के प्रधान बाबू कालीचरण जी, और जितने भी ऐसे थे, डॉक्टर दुखाराम आर्य तो बाद में हुए, इन सबको देखा। उस समय का जो व्यक्तित्व आर्य समाज का था, उस समय का जो सन्यासी मंडल था, उस समय का जो विद्वत मंडल था, उस समय जो आर्य समाज की छोटी से छोटी आर्य समाज से लेकर के और सार्वदेशिक के स्तर तक के जो अधिकारी लोग होते, उनके जीवन से प्रेरणा मिलती थी। आज उसमें जैसा कि चर्चा होती रहती है, कमी आई है, उस कमी को दूर करना है। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उस कमी को दूर करने के लिए भारत में चाहे उतना न हो, आप लोग लगे हुए नई जनरेशन का निर्माण करने के लिए, क्योंकि ये बन गई तो सब कुछ बने। उज्जवल रहा अतीत, भविष्य भी महान है। पर उज्जवल रहा अतीत, भविष्य भी महान है, मगर संभल जाए वह जो कि वर्तमान है। वर्तमान को संभालना है और उस वर्तमान को संभालने के लिए आप लोगों का प्रयास चल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा मुझे कहा था, एक दो स्मरण सुना देना, वो मैंने सुना दिया, नहीं से बहुत लंबी